सो लास्ट क्लास में सर्टेन एडमिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिया था अपन, ठीक है। एक बार फिर से दिमाग में रिवाइज कर लो कि एडमिशन में करना क्या है। एडमिशन में सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ रहेगा, राइट। देन क्वेश्चन अपने को न्यू रेशियो देगा या फिर नया पार्टनर का शेयर देगा। फिर नया पार्टनर किससे कितना लेगा या फॉर्म में कौन कितना पार्टनर सेक्रीफाइस करे, कुछ तो डेटा दिया हुआ रहेगा। नहीं डेटा होगा तो हम लोग ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। इज इट क्लियर? एंड इफ न्यू रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, तो वी विल कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। देन नेक्स्ट स्टेप होगा, जब भी नया पार्टनर आता है, हम लोग को हमारी एसेट्स को रीवैल्यू करना और लाइबिलिटीज को रीअसेस करना है, राइट। इफ एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा, लाइबिलिटीज का वैल्यू कम होगा तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। पक्का? कैसा है, खाली ऐसे कुछ सुन ही नहीं रहा है। मैंने बोला एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो रीवैल्यूएशन डेबिट करेंगे। हाँ, तो ऐसा कौन बोलेगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा? एसेट्स का वैल्यू बढ़ने से रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और एसेट्स का वैल्यू कम होने से डेबिट होगा। लाइबिलिटीज का वैल्यू कम होने से क्रेडिट और लाइबिलिटीज बढ़ने से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करने से डेबिट और अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड करने से क्रेडिट होगा। व्हाट एवर प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन आएगा वो क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। किस पार्टनर? किस रेशियो? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। रिवैल्यूएशन ऑलवेज ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। जब क्वेश्चन बोलेगा वैल्यूज नॉट टू बी ऑल्टर्ड, तब अपन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे एंड देन पहले ओल्ड पार्टनर एंड देन फिर न्यू पार्टनर न्यू रेशियो मिला के। इज इट क्लियर? वो करना है। उसके बाद में क्या करना है, नया वाला पार्टनर कैपिटल लाएगा, उसका एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, गेनर टू सैक्रिफाइजर, दो चीज तो करना ही करना है, एक गुडविल एडजस्टमेंट, एक रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तीसरा, बैलेंस शीट में कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स एंड लॉसेस हुए तो उसका क्या करना है? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में उसको राइट ऑफ कर देंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो कर दिया। देन नॉर्मल प्रोसेस जो करते हैं वो करेंगे। अब देखो जो एक चीज समझना है, कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या था? कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या? नया वाला पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। लिखना सबसे पहले कैपिटल एडजस्टमेंट पे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में एक पॉइंट है, उसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ, उधर नहीं है, कोई बात नहीं, भावनाओं को समझो। कैपिटल एडजस्टमेंट in case of admission of a partner। बस बोलता है कि सी को गुडविल लेके आना है 2000, मतलब इसमें लिखा हुआ है सी टू परचेज 1/3 ऑफ द गुडविल फॉर 2000। ठीक है, मतलब वो लाया है नहीं लाया, तो कैसे समझना है? कुछ नहीं बोला कि कैश में लाया है। सी इज टू ब्रिंग ना, सी टू परचेज 1/3 ऑफ द गुडविल फॉर, मतलब जब क्वेश्चन ऐसे बोले सी टू परचेज मतलब बाय डिफॉल्ट लाया है। कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा कि वो कैपिटल लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल उसका इतना बनता है, प्रीमियम फॉर गुडविल इतना बनता है, इसका मतलब वो लाया नहीं है, हम लोग उसके कैपिटल से ले लेंगे। ठीक है, वहां पे बोल दिया ना सी इज टू परचेज मतलब बाय डिफॉल्ट। आप देखो एजम्पशन है यहाँ पे, हम ये भी मान सकते थे कि सी शायद अपना प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया, हम उसके कैपिटल से ले रहे हैं, बट आप जो एग्जाम में एजम्पशन मारोगे उसको नोट लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज दोनों को तरफ इंडिकेट कर रहा है, कोई बड़ा बात नहीं है वो, दोनों साइड से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, जब एम्बिग्विटी हो तो आपको उसका नोट लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, आया समझ में? हाँ, नॉर्मली क्वेश्चन बोल ही देता है, इतना एम्बिग्विटी नहीं रहता। अभी 2-3 संख्या तो पहले उसने बोला, हाँ वही बोल ही देता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना एम्बिग्विटी रहेगा नहीं। अब देखो कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या था, मैंने बोला ना, इट मींस making the capital of
all the partners in the proportion of their profit sharing. It means making the capital of all the partners in the proportion of their profit share after the admission of a new partner. After the admission of a new partner. क्या लिखा अपन ने? It means making the capital of all the partners in the proportion of their profit share after the admission of a new partner. इसी को अपन कैपिटल एडजस्ट. दिस विल बी अवर फाइनल कैपिटल बैलेंस जो बैलेंस शीट में आएगा. दिस विल बी अवर फाइनल कैपिटल बैलेंस जो हमारी बैलेंस शीट में दिखेगा. इज इट क्लियर? अब इसको करना कैसे? Step 1, calculate total capital of the firm taking new partners capital as base. याद है हिडन गुडविल में भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे हम. नए वाले पार्टनर को बेस लेके हम लोग फर्म का टोटल कैपिटल निकालते हैं, फिर एग्जिस्टिंग कैपिटल से कंपेयर कर रहे थे तो गुडविल मिल रहा था. यहाँ पे भी सबसे पहले क्या करना है? फर्म का कैपिटल निकालना है. Firm's capital is equals to new partner capital into reciprocal of his share. Oh, screen अटक गया. इंटरनेट इशू. होता है ऐसा. चल वी आर बैक. समझ में आया? पहले हम क्या करेंगे? फर्म का कैपिटल निकालेंगे. Step 2, distribute the capital calculated in step 1 as per new profit sharing ratio. Distribute the capital calculated in step 1 as per new PSR. इसका मतलब फर्म का जो कैपिटल आया है उसको अपन क्या करेगा?
न्यू पीएसआर में बढ़ जाएगा ये। तो ये जो आपने बांटा, दिस इज द फाइनल कैपिटल पार्टनर्स का होना चाहिए, राइट। थर्ड स्टेप, calculate adjusted capital of partners at the time of admission. Calculate adjusted capital of partners at the time of admission. ये एडजस्टेड कैपिटल कौन सा होगा? CD. मतलब आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, रीवैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, गुडविल एडजस्टमेंट, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद जो अभी बिजनेस में कैपिटल बैलेंस है सारा पार्टनर्स का, उसी को हम एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। इज इट क्लियर? हाँ, बैलेंस सीडी मतलब विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट जो आपका पार्टनर कैपिटल का बैलेंस सीडी आया है, ये वो है। बट फाइनल बैलेंस सीडी कौन सा होना चाहिए? ये, राइट। उसके बाद अपना काम क्या रहेगा? स्टेप 2 और स्टेप 3 को कंपेयर करेंगे। सपोज स्टेप 3 में ए का कैपिटल है 10,000, वेयर एज एज पर स्टेप 2 ए का कैपिटल होना चाहिए 15,000, तो 5,000 वो लेके आएगा। सी का कैपिटल है 20,000 एडजस्टेड, और एज पर न्यू रेशियो उसका होना चाहिए 5,000, तो क्या होगा? एग्जिस्टिंग 20,000 है और एज पर न्यू रेशियो 5,000 होना चाहिए, 15 लेके चला जाएगा। आई बात समझ में? इसी को अपन कैपिटल एडजस्टमेंट बोलते हैं, इसी को अपन कैपिटल एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो स्टेप 4 में क्या करेंगे? कंपेयर स्टेप 2 with step 3. Compare step 2 with step 3. Any shortfall or excess capital is adjusted. Any shortfall or excess capital is adjusted or will be adjusted through बैंक अकाउंट, या तो पैसा लाएगा या लेके चला जाएगा, या फिर समटाइम्स क्वेश्चन बोलेगा ना तो लाना ना लेके जाना है, उसके करंट अकाउंट में डाल के छोड़ दो। इफ लेना है तो उसके करंट अकाउंट को डेटर बना लो, और देना है तो उसके करंट अकाउंट को लायबिलिटी बना लो। बैंक के साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना। तो एक्सेस इज एडजस्टेड थ्रू बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट। जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा हम बैंक अकाउंट ही मानेंगे, बैंक के थ्रू एडजस्ट कर लेंगे। क्या चीज? कैपिटल अकाउंट में होगा। देखो, शॉर्टफॉल हुआ तो दो एंट्री हो सकता है। शॉर्टफॉल है, या तो वो लेके आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट जिसका भी शॉर्टफॉल है, या फिर पैसा नहीं लेके आएगा तो जिस पार्टनर का शॉर्टफॉल है उसके करंट अकाउंट को एसेट बना के छोड़ देंगे टू कैपिटल अकाउंट। एंड वही चीज एक्सेस हुआ तो क्या करेंगे? उसको कैपिटल कम करके पेमेंट कर देंगे।
या फिर जब क्वेश्चन बोलेगा बैंक से नहीं करना, करंट अकाउंट से करो, तो कैपिटल तो कम करना पड़ेगा ना, तभी तो कैपिटल मैच करेगा। हम इमीडिएटली नहीं पे कर रहे, तो जो बाद में देना है एक बार के लिए, वो पैसा कहां डाल के छोड़ दोगे एज ए लाइबिलिटी? उसके करंट अकाउंट में। ये तो तभी होगा जब फिक्स होगा कैपिटल में। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन जब बोलेगा तब करेंगे ऐसा। ऐसा कोई जरूरी नहीं फिक्स कैपिटल मेथड है तभी ऐसा क्वेश्चन बोले, कोई जरूरी नहीं। क्वेश्चन ने बोल दिया तो अपन को फिर यूज करना पड़ेगा करंट अकाउंट। तो मतलब जैसे कि करंट अकाउंट में उसका पहले से बैलेंस है 10,000 रुपए, और पहले से करंट अकाउंट है तब तो फिक्स कैपिटल मेथड ही हुआ। पहले से कोई करंट अकाउंट है ही नहीं, अब अचानक क्वेश्चन बोल रहा है कि शॉर्टफॉल या एक्सेस को करंट अकाउंट से एडजस्ट करो, तो करंट अकाउंट को रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा मुझे। तो उसमें जो पहले का उसका कैपिटल है करंट अकाउंट में, वो भी शो करेगा या बस ये नया वाला? तो फिर मिक्स कर दिया। हम बोल रहे करंट अकाउंट पहले है ही नहीं, अच्छा, तो पहला ही खोला है, और यदि पहले से है तो उस करंट अकाउंट में पोस्टिंग तो जाएगा ही, उसमें प्लस माइनस होना ही है। यदि आपने पहले से लेजर बना रखा है तब तो उसमें ये बैलेंस प्लस माइनस होगा ही, और पहले से करंट अकाउंट है ही नहीं, अभी अभी जस्ट हमने ओपन किया है, तो बस यही बैलेंस रहेगा करंट अकाउंट में, और कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है? एक बार रीड कर लो वापस कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या करते हैं, फिर मैं आपके साथ इलस्ट्रेशन नंबर 6 का लास्ट पॉइंट जो है कैपिटल एडजस्टमेंट का डिस्कस करता हूँ। जो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, मैंने क्या किया, डायरेक्ट जो बैलेंस सीधी निकलता है, नॉर्मली 1:1 का सबका, और 10,000 होगा वो तो वो डायरेक्ट 10,000 नॉर्मली निकालने से भी न्यू पीएसएल के हिसाब से कैपिटल निकाल के वो नीचे लिख दिया, तो ऊपर 80 मतलब 80 कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट बैंक से निकाल भी सकता हूँ ना पैसे। हाँ, बात एक ही है, तुम भी तो वही कर रहे हो एट द एंड ऑफ द डे। बस हम सिली मिस्टेक्स बचने के लिए क्या करते हैं कि पहले एक बार कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट का मेरे पूरे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। यदि एग्जाम में कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं भी हो रहा हो आपसे, यदि आपने उस पॉइंट को इग्नोर कर दिया, भूल ही गया कि क्वेश्चन में वो पॉइंट है, बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तभी भी तो सिर्फ एक पॉइंट का मार्क्स कटेगा ना आपका, बाकी करेक्ट होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, नॉर्मली कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले पूरा कैपिटल क्लोज कर देते हैं, फिर रीओपन करते हैं कैपिटल, उसमें सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट दिखाते हैं। आप जो कर रहे हो वो भी सही है, कि मुझे ये पता है कि जब कैपिटल एडजस्टमेंट होता है तो फाइनल बैलेंस सीडी जो पार्टनर का आएगा वो तो एज पर न्यू पीएसआर होना ही चाहिए। आप वो भी कर सकते हो। फिर डिफरेंस कैपिटल में जो निकल रहा है, ये जो कर रहे हैं फिर वो तो वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। क्या चीज का मतलब जैसे कि ये तो डायरेक्टली कर रहे हैं ना, डायरेक्टली क्या है, वैसे भी ये वर्किंग नोट तो बनाना ही पड़ेगा आपको। हाँ, ये वाला वर्किंग नोट तो बनाना ही पड़ेगा आपको। वो तो निकालना ही। हाँ, फर्म का कैपिटल निकाल के दिखाना ही होगा, फिर उसको न्यू पीएसआर में बांटने होगा, तो ये तो दिखाना ही होगा, ये एज अ वर्किंग नोट बनेगा ही। और अगर ऐसे करेगा तो उसमें ये माइनस वगैरह करके वो सब भी ऐड कर। हाँ, ये स्टेप 4 से बच जाएगा और कुछ नहीं है। बट थोड़ा सा बहुत सारा ट्रिकी क्वेश्चन बनाया जा सकता है जहाँ पे आप खुद फंस जाओगे, ऐसे डायरेक्ट जब करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए शॉर्टेड रहता है कि कैपिटल एडजस्टमेंट पॉइंट को छोड़ दो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, कैपिटल बनाओ, बैलेंस सीडी निकालो, फिर उस बैलेंस सीडी को वापस ब्रॉट डाउन करो एंड फिर कैपिटल एडजस्टमेंट करो।
देखो नंबर 6 में क्या है, A and B are in the partnership sharing profits and losses in the proportion of 3/4 and 1/4। यानी पहले से दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/4 एंड 1/4, यानी 3:1। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च एज फॉलोज। कैश दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ए एंड बी का कैपिटल। फिर बोला ऑन 1 अप्रैल एक नया पार्टनर है सी टू परचेज 1/3, यानी उसका हिस्सा कितना होगा सी का 1/3 होगा। C is to purchase 1/3 of the goodwill 2000 and provide इतना as capital, यानी कंटिन्यूएशन ऑफ अ लैंग्वेज, मतलब ये कैश में लेके आ रहा है, ठीक है, कैश में लेके आ रहा है। उसके बाद में क्या होगा, ये गुडविल किसके पास चला जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ये इतना कैपिटल लेके आया है। इफ कैपिटल एडजस्टमेंट हुआ तो इसी के बेसिस पे अपन निकालेंगे फर्म का टोटल कैपिटल। फर्दर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। अब न्यू रेशियो बता दिया क्वेश्चन ने, ABC 1:1:1। तो आपने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला होगा। क्या है गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग है 5/12, सॉरी 1/12, बी गेन कर रहा है, जो नया बी गेन कर रहा है, नहीं सी गेन कर रहा है, बी और बी गेन कर रहा है, यानी ये गेन कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है, सिर्फ ये सैक्रिफाइस कर रहा है ना। बी गेन कर रहा है, सी गेन कर रहा है और ए सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड 500 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट्स, यानी रिवैल्यूएशन है। प्लांट एंड मशीनरी को कम करना है तो 2 प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा, 10% से कम करना है, 4000 था तो उसका 10% 400। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना है आपको 500 रुपए। फिर इन्वेंट्री का रिवैल्यूएशन करना है 24,940, इन्वेंट्री है 22,000 पे, तो वैल्यू बढ़ाना है, ये तो प्रॉफिट हो गया। और क्या है, बस कैपिटल एडजस्टमेंट है, तो यहां रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा 900 रुपए से। फिर इन्वेंट्री को रीवैल्यू करोगे तो एंट्री क्या होगा, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2940। अच्छा 22,000 था, और जिसको अच्छा 24,940, तो 2940। तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ 2940 और रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है 900 से, तो नेट प्रॉफिट फ्रॉम रीवैल्यूएशन 2040। ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसके पास जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स टू ए टू बी, है ना। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो ओल्ड रेशियो जो कि था 3:1, 1530 एंड 510। यहां तक रीवैल्यूएशन का कहानी क्लियर है। यानी इसका मतलब ABC, ए का कैपिटल 15,000 था, बी का कैपिटल 10,000 और सी बिजनेस में लेके आया 10,000। फिर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 1530,510, क्लियर है। देन गुडविल, अब देखो सी 2,000 रुपए लेके आ रहा है अपने हिस्से के गुडविल के लिए, इसका मतलब हम फॉर्म का गुडविल निकाल सकते हैं। सी शेयर ऑफ गुडविल कैसे आता है, देखो सी शेयर ऑफ गुडविल हमने कैसे निकाला होगा, फर्म्स गुडविल इनटू सी शेयर, ये क्या होगा, अब रेसिप्रोकल कर देंगे ना। अब मुझे ये पता है 2000 इज इक्वल्स टू x इंटू 1/3, राइट। तो फर्म का गुडविल आ गया कितना 6,000। अब 6,000 में बी भी तो गेन कर रहा है, तो बी के कैपिटल से भी लेंगे, कितना लेंगे 500 बी से ले रहे हैं, और सी तो अपना कैश लेके आ रहा है, इसका मतलब सी जो लेके आया वो ए को मिलेगा,
ही इज द ओनली सैक्रिफाइसर, और बी का कैपिटल से जो निकाला वो भी किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। क्लियर है ये चीज, यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो ये कर दिया हमने सब कुछ। तो कैपिटल बैलेंस जब सी एडमिट हुआ है तब क्या है, सी का 10,000 लाया है ना, किसका, वो तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 टू सीज कैपिटल 10,000 टू एस कैपिटल या टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो उसका कैपिटल में तो 10,000 ही जाएगा। तो हमारे पास कितना बच रहा है भाई, 10,010 10,010, और इधर 19,030। ये इनका एग्जिस्टिंग एडजस्टेड कैपिटल है। दिस इज माय एडजस्टेड कैपिटल, दिस इज माय एडजस्टेड कैपिटल। क्लियर है ये? अब सी कितना पैसा लेके आया, 10,000, सॉरी सी लाया 10,000, तो हम फर्म का कैपिटल निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। सी के कैपिटल को रेसिप्रोकेट कर लो, तो फर्म का कैपिटल कितना हुआ, 30,000। तो न्यू कैपिटल मतलब फाइनल कैपिटल इनका होना कितना चाहिए, न्यू पीएसआर में 30,000 को न्यू पीएसआर में बांटोगे। सी का कैपिटल 10,000 है, उसको रेसिप्रोकेट करके निकालोगे तो फर्म का कैपिटल आएगा 30,000। फिर उस 30,000 को क्या करना है, न्यू पीएसआर में बांट देना है। 10,000 10,000 10,000, दिस शुड हैव बीन द फाइनल कैपिटल बैलेंस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, यानी कैश से एडजस्ट करना है। तो एक बात बताओ, कैश विड्रॉ कितना करेगा ये, 9,030। ये 10 रुपए, ये कुछ भी नहीं। कैश इंट्रोड्यूस्ड, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, हो गया। तो बेसिकली एक एंट्री आ जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 9030, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए, टू कैश अकाउंट 9,040 रुपीज। तो उनके कैपिटल के डेबिट में हम लिख देंगे टू कैश। समझ में आया कैपिटल एडजस्टमेंट? तो आपका बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिखेगा वो कौन सा दिखेगा, बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिखेगा वो कौन सा दिखेगा, 10,000 10,000 और 10,000। समझ में आया कैपिटल एडजस्टमेंट? जो स्टेप लिखा है बस उसको फॉलो करना, नथिंग मोर देन दैट, इजीली हो जाएगा। तो वर्किंग नोट नॉर्मल डिफरेंस हो जाएगा। वर्किंग नोट नहीं, ये बेसिकली कैपिटल अकाउंट ही बनाया मैंने कैपिटल अकाउंट ही बनाया है। आप प्रॉपर वे में बनाओगे तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा, ये क्रेडिट साइड में जा रहा है, ठीक है, इसका ये डेबिट साइड में आएगा और ये क्रेडिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो ये जो एडजस्टेड कैपिटल है यही तो बैलेंस सीडी है, यही मेरा बैलेंस सीडी है। फिर हमने ब्रॉट डाउन करके फाइनल बैलेंस सीडी निकाल लिया। उन दोनों को जब कंपेयर किया तो पता चला कि शॉर्टफॉल है या फिर एक्सेस है। तो एक्सेस आ रहा था, एक्सेस जितना भी आया हमने क्या किया, कैश देके खत्म कर दिया। आई बात समझ में? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? कैपिटल एडजस्टमेंट भी समझ में आया? बाकी किसी को डाउट, पीछे डाउट? देखो यही उन्होंने फाइनल एंट्री किया था। ठीक है, सेवन नंबर में एक चीज देखना, यहाँ पे रिक्वायरमेंट पार्ट, ये क्या है, रीवैल्यूएशन का ही दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट।
रीवैल्यूएशन का ही दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहां पे भी देखो क्या लिखा है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स including the incoming partner X, assuming that the relative ratio of the old partner will be in equal proportion after admission। तो आपसे कैपिटल अकाउंट भी बनाने बोला है, रीवैल्यूएशन यानी पीएनएल एडजस्टमेंट भी बनाने बोला है, और बाकी जो नॉर्मल काम करना है वो तो करना ही है। तो फटाफट 7 करो। 7 हो गया क्या? हाँ मतलब इक्विवेलेंस में करना है वो, है ना? हाँ, इससे तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। वही बोल रहा हूँ, ये न्यू पीएसआर 1:1:1 होगा बोल रहा है। नहीं, रिलेटिव रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर विल बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है। कैसे? देखो क्या हुआ, नया पार्टनर कितने के लिए आया? 1/3। तो फॉर्म में बचेगा कितना? 2/3। उस 2/3 को उन लोग इक्वली बांटेगा अपने बीच में, तब जाके आपको न्यू रेशियो मिल रहा है। यानी इन शॉर्ट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल। सैक्रिफाइसिंग आपको वैसे नहीं हो रहा तो आप पहले न्यू रेशियो निकाल लो। 1/3 उसको चला गया तो बचा कितना? 2/3। उसमें इक्वली बांट देगा तो 2/3 का हाफ कितना हो गया? 1/3। 1/3 ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो पता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। करो फटाफट एक दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। न्यू रेशियो कितना है? 1:1:1। अरे यही तो बोल रहा है ना कि जो बचा हुआ शेयर है उन लोग ए और बी शेयर करेंगे आपस में इक्वली। तो मेरा न्यू रेशियो 1:1:1 आ जाएगा। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो होगा ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड है 3/5, न्यू है 1/3। 4/15 और बी का that is your sacrificing ratio is 4:1। your sacrificing ratio is 4:1। He will introduce 25,000 as capital and pay 15,000 to the partners as premium for goodwill। तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आ रहे वो। तो ये 15,000 किस रेशियो में बांटोगे आप लोग? एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:1 में चला जाएगा ये। फिर बोला है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट ऑफ द फर्म will be made by reducing the value of plant and machinery to 15,000। यानी प्लांट एंड मशीनरी कितने से कम करना है? 5,000 से। बाय नहीं लिखा वहां, टू वर्ड यूज किया है, यानी इतने तक लेके आना है। इन्वेंट्री को 10% से कम कर दो, फर्नीचर एंड फिटिंग को 1,000 से कम कर दो, एंड बाय मेकिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट ₹750, यानी पूरा लॉस ही है। तो रीवैल्यूएशन से लॉस कितना आ रहा है? 8250। रीवैल्यूएशन लॉस हो गया
प्लांट एंड मशीनरी 5000 से कम किया, इन्वेंट्री 10% यानी 1500, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1000 से, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 750, 8250 रिवैल्यूएशन लॉस है। ये रिवैल्यूएशन लॉस ए और बी में बटेगा एज पर देयर ओल्ड पीएसआर, दैट इज 3:2। बस, और तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। बैलेंस शीट में ऐसा कोई आइटम है ही नहीं जो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटना है। सिंप्लीफाइड क्वेश्चन। जो गंदा सा था वो ये था, लास्ट लैंग्वेज। ये जो लास्ट लाइन था बस यही समझने लायक था इस क्वेश्चन में। वही है, तो इसका हम लोग जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो तो ऐसे अज्यूम किया है ना कि इसका वो 1/3 है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब इसका वहाँ पे फर्स्ट ए नंबर पॉइंट पे दिया कि इसका 1/3 है शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। और अभी यहाँ पे लिखा है कि इन लोग का जो भी ये मतलब वो कर रहा है, इसको मिल रहा है, जो गेन कर रहा है, ये 1:1 में देगा। नहीं, assuming that the relative ratio of the old partner will be in equal proportion, यानी पुराने वाले पार्टनर फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे, ये क्वेश्चन ने बोला। तो हमें ये पता है नया वाला पार्टनर को 1/3 दे देंगे तो पुराने वाले पार्टनर के लिए बचेगा कितना, 2/3, उसको इक्वली बांट देना है ए और बी में। ये लैंग्वेज बोल रहा है। इससे हमें ए और बी और सी तीनों का न्यू रेशियो आ गया। इक्वली आया। हाँ, इक्वली आया, बाय फ्लूक इक्वली आया। हर बार इक्वली आएगा जरूरी नहीं है, अपने को ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मेरे पास ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो, तो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? ये इसमें मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट करना बोले। कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। काम बोला कि कैपिटल न्यू पीएसआर में होगा या प्रोपोर्शनेट होगा या एडजस्टमेंट करना है। वर्ड प्रोपोर्शनेट तो यूज किया ही नहीं है कैपिटल के बारे में, तो कुछ नहीं करना, एकदम सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है। बस लास्ट लाइन समझना था कि न्यू रेशियो कैसे निकालना है, सो दैट आप लोग करेक्टली सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सको।
जब एक क्वेश्चन में एक तरीके से करते जाओगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हिडन गुडविल का कंसेप्ट पढ़ा था गुडविल वाले चैप्टर में, क्या था? पहले फर्म का कैपिटल निकालेगा न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे, फिर ऑल पार्टनर सारा का सारा पार्टनर का कैपिटल से कंपेयर करेंगे, जो डिफरेंस है वो फर्म का गुडविल आ गया, फिर उससे हिडन गुडविल जितना भी शेयर है नया वाला पार्टनर लेके आएगा या फिर गेनिंग पार्टनर लेके आएगा। दैट वाज माय हिडन गुडविल कंसेप्ट। देखो नंबर 8 ऐसे हो जाएगा बुक में। A and B are partner with capital of 7,000 each. They admit C as a partner with 1/4 share in the profit. C brings 8,000 as his share of goodwill, his share of capital. Give the necessary journal entry to record goodwill. अब C नया पार्टनर जब भी आएगा ऐसा एज ए कैपिटल लाओ चाहे नहीं लाओ, प्रीमियम फॉर गुडविल तो जरूरी है, कंपलसरी है, उसके बिना हम उसको पार्टनर ही नहीं बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो पता है नहीं है कितना है गुडविल फर्म का, तो क्या करेंगे, पहले बिजनेस का कैपिटल कैलकुलेट कर लें। फर्म का कैपिटल, सी का कैपिटल है 8,000, कितने शेयर के लिए, रेसिप्रोकेट करके मेरे को क्या मिल जाएगा, फर्म का कैपिटल 32,000। व्हाट इज द टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म, 7,000 प्लस 8,000 कितना है, 22। अभी है 22 और होना चाहिए 32, तो डिफरेंस 10,000 क्या है, गुडविल। इस 10,000 का गुडविल में सी अपना हिस्सा लेके आएगा 1/4, 2,500, राइट। क्या क्वेश्चन में बोला क्या वो लेके आ रहा है, तो उसके कैपिटल से लेंगे, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ सैक्रिफाइसिंग कौन है, कुछ नहीं बोला तो ओल्ड पार्टनर एज पर द ओल्ड रेशियो। उनका ओल्ड रेशियो कितना था, कुछ नहीं बोला तो इक्वली होगा एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। तो इक्वली उन लोग शेयर कर लेंगे। समझ में आया? ये होमवर्क रहेगा आपका नंबर 9। नाइन और 10 आपका होमवर्क रहेगा, 11 अभी साथ में करते हैं। अल्फा बीटा, अल्फा जी और बीटा जी। बेटा क्या है? अल्फा बीटा गामा एडमिट होगा। नहीं, बेटा क्या है? अच्छा मेटा चैन, नहीं एलपी है नाम, एलपी का नाम है। Alpha and beta are partners, were partners in an LLP, namely Metachem LLP, sharing profits and losses equally। यानी A और B पकड़ लेता हूँ, अल्फा बीटा को इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बैलेंस शीट दे रखा है, ठीक है जी। जब बैलेंस शीट दिया हुआ हो तो थोड़ा सा नजर घुमा लेने का लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड में, क्या ऐसा कोई आइटम बाय डिफॉल्ट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये दो ही दिख रहा है लाइबिलिटी साइड में। एंड एसेट साइड में, एसेट साइड में कुछ भी नहीं, तो ठीक है। ये दो आइटम कुछ नहीं भी बोलेगा तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो तो पॉइंट होगा तब, नहीं भी होगा तभी भी तो बांट देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का कोई पॉइंट नहीं हुआ तभी भी तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बटेगा ना, तो मार्क तो करके रखना पड़ेगा कि हाँ ये भी एक रिजर्व है। दे एग्रीड टू एडमिट गामा, गामा ही लिख देता, गामा लिखा है। They agreed to admit Gamma as a partner
from 1st of April on the following term, he shall have 1/6. नया वाला पार्टनर कितना लेगा? 1/6. अब न्यू रेशियो दे दिया 3:2:1. ओल्ड रेशियो था इक्वल, तो हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं सबसे पहले. सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आ जाएगा. ओल्ड रेशियो था 1:1, न्यू रेशियो 3:1. Calculation of sacrifice ratio, old minus new. सबसे पहले अल्फा 1/2 माइनस 3/6. ये कुछ भी नहीं कर रहा. बीटा 1/2 माइनस 2/6 1/6 सैक्रिफाइस कर रहा है. अगर अल्फा का ऐसा कोई केस हो जिसमें 3 पार्टनर है और अल्फा का 0 आ जाए तो बाय डिफॉल्ट वही करेगा. सारा. हाँ, बट प्रेजेंट तो हमें करना पड़ेगा ना. माना बाय डिफॉल्ट वही कर रहा होगा, बट आपको प्रेजेंट तो करना पड़ेगा. गुडविल भी शो करना पड़ेगा कि कैलकुलेट करके कैसे निकाला वर्किंग नोट्स में. क्या चीज? 3 लाख नॉर्मली पूरा फर्म का गुडविल दिया है, तो उसका फर्म मतलब उसका पर्सनल गुडविल कितना निकलेगा? वो तो वहीं पे साइड कैलकुलेशन में मार देंगे, इतना क्या टेंशन है उसके लिए. पर्सनल ऐसे नहीं निकलता, उसका पार्ट उसके लिए टेंशन नहीं पालना पड़ेगा, वो नॉर्मली हो जाएगा. रिक्वायरमेंट पार्ट क्या है? ओ माय गॉड, 4 चीज बनाने बोला और चारों पानी पानी है. कोई बात नहीं, मांगने दो. हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट चाहिए. और क्या चाहिए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अल्फा बीटा गामा. बैलेंस कितना है पार्टनर्स का? 3 लाख, 2 लाख, और एक बनाना है बैंक अकाउंट. Point number 1 done, 2 done. 3. He shall bring 2,50,000 as capital. तो बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना था? 44,200. अब वो अपने हिस्से का कैपिटल लेके आ रहा है, तो उसके कैपिटल में लिख देंगे बाय बैंक 2,50,000 रुपीज. क्या चीज? अरे पॉइंट बाय पॉइंट चल सकते हैं ना. टू ग्यामास कैपिटल, बैंक अकाउंट में भी पोस्टिंग आ जाएगा उसका.
ठीक है, यहां तक। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख, तो 3 लाख है तो गामा का शेयर कितना है 1/6 50,000। क्या वो लेके आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं बोला। वो लेके आ रहा है। नहीं, क्यों? नहीं ले रहा। कुछ नहीं बोला तो उसके कैपिटल से लेंगे। 50,000 लेना है उसके कैपिटल से, तो और लेके किसको देना है? बीटा। गेनर तो बीटा, सैक्रिफाइसर बीटा है, हाँ। तो टू बीटास कैपिटल अल्फा बीटा गामा, गामा से निकलेगा कितना 50,000 और किसके पास चला जाएगा? बीटा का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, गेनर टू सैक्रिफाइसर। क्लियर है? फैक्ट्री बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। फैक्ट्री बिल्डिंग है 4,78,000, उसको 20% से बढ़ाना है, तो 95,600 रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे। बाय फैक्ट्री बिल्डिंग 95,600, राइट। प्लांट है, उसके बाद क्या बोला? इन्वेंट्री इज टू बी रीवैल्यूड एट 70,000। अभी इन्वेंट्री कितना है 77,740। इसका मतलब इन्वेंट्री का वैल्यू गिरा है, कम करना है, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू इन्वेंट्री कितना 7,740। क्लियर है यहां तक? मशीनरी इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, तो 3,41,000 है, उसको 20% से बढ़ाना है 68,200। बाय प्लांट एंड मशीनरी 68,200 रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। क्लियर है? ऑफिस फर्नीचर 50,000 का कर देना है, था कितना 55, तो कम करना है टू ऑफिस फर्नीचर 5850। ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल 3210 आर बैड, ये तो डूब ही गया, तो इतना कम कर दो टू डेटर्स 3210। एसेट कम हो रहा है, और बाकी बचा हुआ के लिए क्या बोला? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाओ, कितना 5%। 143,210 के डेटर्स थे, उसमें से 3,210 बैड डेट हो गया, तो बचा 140, उसका 5% 7,000 प्रोविजन बनाएंगे। देयर इज नो एक्चुअल लाइबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन, तो क्या करें? डायरेक्ट पार्टनर्स को बांट दे पार्टनर्स कैपिटल में। बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 60,000 था, किसमें किसमें बटेगा? ए और बी इक्वल रेशियो है उनका, 30,000 30,000। फिर बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व था, वो भी बांट दे। बाय जनरल रिजर्व 90,000 90,000। क्लियर है? अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो। 70,000 प्रॉफिट आ रहा है क्या? हाँ, दोनों को 77। टू पार्टनर्स कैपिटल
अल्फा बीटा 1,40,000। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन 70. What is the final balance CD of capital account? अल्फा का 490, इसका 490 और उसका 440 और उसका 210। अच्छा सॉरी 2 लाख टोटल मार देना। बैंक अकाउंट में बस इतना ही एंट्री है, क्यों बनाने बोला बैंक अकाउंट, बिना मतलब है। इतना सा तो हमें आता ही होगा, बचपन में ही सीख लिया था ये लेजर बनाना। तो बैलेंस शीट ड्राफ्ट कर लो। आफ्टर गामा's एडमिशन लाइबिलिटी साइड में कैपिटल आ जाएगा अल्फा बीटा गामा 4,90,000 4,40,000 2 लाख 11,30,000। एसेट साइड में क्या क्या एसेट्स था? फैक्ट्री बिल्डिंग वैल्यू बढ़ाया था, हाँ इधर में टर्म लोन फ्रॉम IDFC 278। ट्रेड पेबल्स 122। फैक्ट्री बिल्डिंग का नया वैल्यू, अपने फैक्ट्री बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाया था 95,600 से 5,73,600। प्लांट एंड मशीनरी 409,200। ऑफिस फर्नीचर का वैल्यू कम किया था, कितना नया वैल्यू ऑफिस फर्नीचर का? 50,000।
इन्वेंट्री का वैल्यू कम किया था 70,000. ट्रेड रिसीवेबल्स 143,210 minus bad debt 3,210 minus provision for bad debt 7,000. $1,33,000. फिर क्या बैंक 294,200. बैलेंस शीट मैच हो जाना चाहिए. 15,30,000. दोनों तरफ आ रहा है क्या? हाँ 15,30,000. एडमिशन समझ में आ रहा है? क्लियर है एवरीथिंग? कोई दिक्कत नहीं है? भाई तुम वैल्यू गलत ही अपने एडमिशन. हाँ देखो इसके ट्रू और फॉल्स करेंगे. तो 20% से वो भी तो करो नया बैलेंस शीट में. मशीनरी टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%. रीवैल्यूएशन में जो आपने किया उसका इफेक्ट तो डालो बैलेंस शीट बनाते वक्त. हो गया? सीटी अपने आप क्यों दब जाता है? नहीं मैंने क्या चीज? बटन को क्या चीज रोहन? रोहन अपने आप शो कर देते हो प्लस करके. काहे के ये ग्रैंड टोटल मारना. नहीं अपने आप इतना बड़ा नंबर आ गया. मैंने तो इक्वल दबाने से आ गया. डाउट अब देखो ट्रू और फॉल्स. A newly partner does not have same rights as old partner. पार्टनर इज पार्टनर, न्यू हो चाहे ओल्ड हो, सबका राइट सेम होता है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर में. ऐसा कुछ भी नहीं है भाई नया पार्टनर का ये राइट होगा, ओल्ड पार्टनर को ज्यादा पावर मिले, फिर वो पार्टनर ही क्यों बन रहा है? एम्प्लॉय बन जाए. ऐसा कुछ नहीं होता न्यू है या ओल्ड है. all the partners have same equal rights and liabilities in the business. Clear hai? When a new partner is admitted, old partners have to forego certain shares in profits of the firm. This is called as sacrificing ratio. True. Revaluation account is also called as profit and loss adjustment account. Any appreciation in the value of an asset is credited to revaluation account. True. क्योंकि एसेट बढ़ने से प्रॉफिट होता है, राइट? और वो प्रॉफिट होने से हम लोग रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं. All the partners may decide not to change the values of assets and liabilities in the books of accounts. True. उन लोग चाहे तो एग्री कर सकता है कि जो पहले वैल्यूज था वही कंटिन्यू रहे. उस कंडीशन में अपन क्या करेगा? एडजस्टमेंट होगा एज पर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो. New partner is entitled to have share in reserves appearing in the balance sheet prior to his admission.
किसको मिलेगा? Old partner. ओल्ड पार्टनर, ओल्ड PSR. If revaluation account shows credit balance, then it represents profit and therefore it is credited to all partners equally. False. False. किस में बटेगा? Old partner. Old partners as per old PSR. Equally थोड़ी बांटते हैं. New partner brings necessary amount as his capital. वैसे तो लाता है लेकिन कंपलसरी नहीं है, राइट? पता नहीं क्या लिख दिया, ये क्या बना दिया इन्होंने. इनका आंसर क्या देख लेते हैं. कुछ भी लिख दिया, ट्रू लिख दिया. एवरी इनकमिंग पार्टनर, अरे रे 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 रे, शैल ब्रिंग, कोई कंपलसरी नहीं है, कोई कंपलसरी, खुद ही लिखते हैं शैल ब्रिंग इन सम अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर द. क्यों लाए? सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल से भी तो काम हो जाएगा. एक गलत लिखा है इन्होंने. इनको हमको लग रहा है क्वेश्चन बनाना था प्रीमियम फॉर गुडविल पे, क्वेश्चन बना दिया कैपिटल पे. ठीक है, एग्जाम में आए तो ध्यान रखना इनका आंसर, और कुछ नहीं. नहीं, ट्रू लिखेंगे जो इन लोग लिखते. न्यू पार्टनर ब्रिंग्स नेसेसरी अमाउंट एज इज कैपिटल. ट्रू, ट्रू. ICI इज गॉड. जो गलत है, बनाया है क्वेश्चन गलत. इनको प्रीमियम फॉर गुडविल बोलना चाहिए. ऐसा कंपलसरी है ही नहीं कि नया पार्टनर कैपिटल लाएगा ही लाएगा. बहुत सारे पार्टनर्स या प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे पार्टनरशिप फर्म है जहां पे हम पार्टनर्स को एडमिट करते हैं विदाउट कैपिटल आल्सो. उपाय नहीं है, ट्रू लिखना पड़ा. ICI लिखते हैं इसलिए. ट्रू ICI ने बोला. ICI ने बोला. क्या है तो बाय चांस ट्वीट है, नहीं बोल रहे बस. न्यू पार्टनर में ये एक्सेप्ट करते हैं. New partner is entitled to share in revaluation profit. False. क्लियर है? बुझी पैसा. इजी था इस चैप्टर का. ट्रू और फॉल्स तो बड़ा आता है भाई, एग्जाम में आता है. MCQs will be your homework ताकि आपके कंसेप्ट्स और स्ट्रांग हो जाए. ओ माय गॉड, एक क्वेश्चन जहां पे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए. नंबर 2. नहीं, ये करेंगे. 1 होमवर्क, 1 इजी आप कर पाओगे. 1 इज सिमिलर टू द इलस्ट्रेशंस. आराम से कर पाओगे. हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. ये हो जाएगा आपसे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द स्टडी मेट, जिससे अपना एडमिशन भी पूरा कवर हो जाएगा रिलेटेड टू स्टडी मेट. अपना सिर्फ जो पेंडिंग रह रहा है दैट इज PYQs, RTPs एंड MTPs पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो पूरा पार्टनरशिप कवर करने का अपन उठाएंगे. अभी पहले पूरा कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं, ICI स्टडी मेट को थोरोली कर लेते हैं. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तेल लेने गया. क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पार्ट पढ़ो. जर्नल, गुडविल कैलकुलेशन, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल. अच्छा बोल देना पूरा चैप्टर सॉल्व कर लो एक क्वेश्चन में. हाँ हाँ. और बैंक का यहाँ कोई काम नहीं आता. वैसे भी बैलेंस शीट बनाना है तो बैंक तो प्लस माइनस करना ही पड़ेगा. सिर्फ अकाउंट नहीं मांगा, इन शॉर्ट पूरा चैप्टर मांग लिया ना. ऐसे नहीं होता एग्जाम. अरे नहीं आता एग्जाम में, जर्नल हटा देगा हम लोग. अगर आया तो 20-25 मार्क. 15 मार्क. 20-25 एक्सपेक्ट मत करो, 15 मार्क. जनरल मिला के जनरल. चलिए आइए अब पढ़ते हैं. ये तो पता चल गया क्या क्या करना है. डिस्कस करते करते शायद पूरा हो जाए. सबसे पहले बोला है गोपाल एंड गोविंद. ओइन. ठीक है भाई. गोपाल एंड गोविंद आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो. इतना बड़ा अच्छा नहीं लगता मेरे को. सिंप्लीफाइड बोल देता तो क्या जाता. 3:2. द फर्म्स बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च. बैलेंस शीट दिया हुआ है. जब भी बैलेंस शीट होता है मेरी आंखें ऐसे खुल जाती है और मैं ढूंढने लगता हूँ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जिसका बाय डिफॉल्ट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में काम करना है. कुछ भी नहीं है. आंखें नॉर्मल. ठीक है, कुछ नहीं करना. ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज
they have decided to admit Guru as a partner, Nutun partner, in the firm from 1st April 22. Okay, Guru will be paid 40% of the profit. सीधा सीधा बोल दो ना, 40/100 मतलब 2/, गुरु कितने के लिए आ रहा है? 2/5 शेयर के लिए, ठीक है। अब गुरु को कौन क्या देगा, कितना देगा, नहीं बताया, ठीक है, नहीं बताया तो क्या हो गया, इफ कुछ भी नहीं बताएगा तो ओल्ड पार्टनर अपने रेशियो के हिसाब से देंगे, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। पढ़ते जाते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। गुरु विल ब्रिंग इन कैश 1 लाख एज कैपिटल, ठीक है भाई। कैश यानी करंट एसेट्स में ही ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखो करंट एसेट्स का बाइफर्केशन नहीं दिया, तो हम अज्यूम करते हैं कि कहीं ना कहीं कैश हमारा करंट एसेट्स का ही पार्ट है, तो वो कैश लेके आ रहा है 1 लाख, यहाँ कैपिटल में आ जाएगा और इधर गुरुज कैपिटल आ जाएगा 1 लाख रुपए, ठीक है। इट इज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना, 2, एवरेज कितना करना है, 3 साल के प्रॉफिट को। एंड गुरु विल ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल। It was also decided that the partner will not withdraw their share of goodwill, nor will the goodwill appear in the books of accounts। कुछ नहीं है, क्या बोल रहा है कि गुरु पैसा लाएगा गुडविल का, कैश अकाउंट डेबिट, और वो क्या करोगे तुम, क्रेडिट करके छोड़ दोगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इमीडिएटली वो गुडविल का पैसा पार्टनर विड्रॉ नहीं कर रहे, उनके कैपिटल में पड़ा रहेगा, ठीक है। यहां तक प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 year वेयर एज फॉलोज। ओहो, 3 साल का प्रॉफिट दिया है 2020, 21, 22। प्रॉफिट 20,000, 21 का लॉस है और 22 का ब्रैकेट में भी कुछ कुछ लिख दिया, इंक्लूड इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम इज एन एबनॉर्मल इनकम, तो वो माइनस हो जाएगा। 80,000 का लॉस में क्या है, इंक्लूड वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। एबनॉर्मल पेमेंट किया, वॉलेंटरी रिटायरमेंट, अचानक से जब आप किसी को निकाल देते हो तो उसको जो पे करना होता है उसको हम बोलते हैं वॉलेंटरीली रिटायरमेंट, मतलब अपनी मर्जी से उसने रिटायरमेंट ले लिया, उसका पीरियड बाद में था, बट समय से पहले जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है तो उतना समय के लिए आपको उसको कंपनसेट करना पड़ता है। सपोज किसी का रिटायरमेंट है 55 का एज में, लेकिन वो 45 का एज में वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, तो उसको 10 साल के लिए हमें कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। इसलिए कंपनसेट करना पड़ेगा कि वो इंसान ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इनएफिशिएंट है, बट आप चाहकर भी उसको निकाल नहीं सकते और उसकी जगह नया ब्लड यानी नया यंग पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकते, वो चाहे तो बैठा रहेगा अपना पोजीशन पे। अब सोचो जब वो जा रहा है तब आप सिर्फ उसको सैलरी नहीं देते थे, जब वो एम्प्लॉयमेंट था आप बहुत सारे अलाउंसेस और परक्विजिट्स भी देते थे, अब वो सब भी तो बचेगा ना, नहीं देना पड़ेगा। वो चाहे तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स और 10 साल काम कर सकता है, उसको सैलरी बेनिफिट सब देना पड़ेगा ना। जब वो वॉलंटरी रिटायर ले रहा है तो हमें कुछ एज ए ऑर्गेनाइजेशन कुछ उसको कंपनसेट करेंगे, उसी को हम बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। तो ये डेली तो होगा नहीं, इट्स एन एबनॉर्मल, तो हमने पे किया है, एबनॉर्मल लॉस 110 ऐड हो जाएगा। 22 में बोला इंक्लूड्स द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एसेट, ये भी एबनॉर्मल हर दिन थोड़ी करते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। और कुछ चीज नहीं, तो करेक्ट प्रॉफिट कितना आया, 20,000 का लॉस, एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, गुडविल हो गया 60,000, निकाल दिया गुडविल कैलकुलेशन, यही तो मांगा था एक क्वेश्चन ने, तो बस एक ये प्रेजेंटेशन कर देना कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अरे आप ही करोगे साथ में क्या, अभी देखो ना ऐसे ही हो जाएगा। अब जो ये कैपिटल लेके आया था उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश बोल रहे तो कैश कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुरुज कैपिटल। अब
गुरु का शेयर कितना है? गुरु शेयर ऑफ गुडविल 2/5 60,000 into 2/5 हाँ 24,000 60,000 तो फर्म का ही गुडविल है। 24,000 ये भी गुरु लेके आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा मेरा जर्नल एंट्री। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैसे निकालू? ओ न्यू रेशियो दिया हुआ है, छोटा कर दो 758। तो पहले पार्टनर थे मेरे गोपाल गोविंद 3:2, गोपाल का 3/5, गोविंद का 2/5। न्यू रेशियो कितना? 7/20, 5/20। ये सेक्रीफाइस 5:3 ये सेक्रीफाइस। तो गुरु जो गुडविल लेके आ रहा है उसका क्या करेंगे? 5:3 में बांट देगा। यानी एक एंट्री आपने किया कैश अकाउंट डेबिट, डायरेक्ट एक साथ कर लेते। गुरु लाया 1 लाख रुपए कैपिटल का एंड 24,000 गुडविल का, तो 124 टू गुरुज कैपिटल 1 लाख, टू गोपाल, 15,000 टू गोविंद 24,000 को 5:3 में बांट दो। 15,000 और 9,000 15,000 एंड 9,000 ये हो गया कैपिटल एंड गुडविल एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्री। कोई दिक्कत? गुडविल कैलकुलेशन में दिक्कत? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दिक्कत नहीं। आगे बोला है इट वाज डिसाइडेड टू रीवैल्यू, यानी रीवैल्यूएशन बोल रहा है फिक्स एसेट्स नेट 4 लाख। ओ फिक्स एसेट्स नेट 4 लाख, यानी फिक्स एसेट्स को 1 लाख से बढ़ाना है। अरे फिक्स एसेट्स 3 लाख का है, 4 लाख हो जाएगा तो 1 लाख से बढ़ाना है। एंट्री हो जाएगा फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ, यहाँ कहीं पे रीवैल्यूएशन प्लस माइनस कर लेते हैं 1 लाख रुपए। फिर इन्वेस्टमेंट निल, इन्वेस्टमेंट था कितना? 50,000, जीरो हो जाएगा इसका, तो लॉस नील मतलब जीरो, एडजस्टमेंट नहीं करनी है, पूरे हटाए देना है, पूरा ही खत्म। तो इन्वेस्टमेंट कितना? 50,000 का लॉस। एंट्री रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स 180, तो 20,000 का लॉस। 20,000 का लॉस। तो रीवैल्यूएशन टू करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख, लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख, 1 लाख ही है तो कुछ करना ही नहीं है। 70,000 तो इससे हमें रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस मिल गया। 30,000 ये 30,000 किस में चला जाएगा? ओल्ड पार्टनर गोपाल और गोविंद में। तो एंट्री क्या होगा? रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गोपाल्स कैपिटल टू गोविंद्स कैपिटल, किस रेशियो में? 3:2 ओल्ड रेशियो में। तो एक जर्नल ये भी बन गया मेरा। क्लियर है? बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। और कोई जर्नल है ही नहीं, इसी को प्रेजेंट कर देना, कहानी खत्म। क्वेश्चन में इतना रिक्वायरमेंट पार्ट देख के क्यों घबराए? इतना सा तो क्वेश्चन था। वो 1 लाख नया पार्टनर को ना इसका है। हाँ कैश लेके आया ना वो, आप चाहो तो अलग से भी रिकॉर्ड कर सकते हो कैश को 1,24,000। समझ में आया? और तो कुछ था ही नहीं। ये राम इतना इजी क्वेश्चन, ऐसे ही आता है क्वेश्चन, घबराने का नहीं। एग्जाम में बड़ा इजी सिंप्लीफाइड आता है, ज्यादा टेंशन और प्रेशर नहीं लेने का। पार्टनरशिप इतना बड़ा क्या ही बड़ा है, कितना मार्क्स आया पार्टनरशिप से? 20 मार्क कम से कम।
सारा मिला के हाँ। रिजोल्यूशन रिटायरमेंट नीचे में 15 है, ऊपर में 25 मार्क तक भी जा सकता है पार्टनरशिप। समझ में आया? सो विद दिस वी कवर अवर एंटायर एडमिशन। योर जॉब विल बी अच्छे से थोरोली रिवाइज करना, फंडामेंटल से लेके एडमिशन तक पूरा थोरोली रिवाइज करना, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, सो दैट अब अपन रिटायरमेंट और डेथ जब करेंगे उसमें ज्यादा कुछ नया नहीं है। आपको जो एक नया मिलेगा दैट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड सेपरेट लाइफ पॉलिसी, उसके अलावा कुछ भी नया नहीं है। यही चीज जो हमने एडमिशन में किया, बस वहां पार्टनर छोड़ के जाएगा, तो उसके बारे में अकाउंटिंग करेंगे। क्लियर है? ठीक है, अच्छे से रिवाइज करो, लगे रहो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।